बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो शाही ख़ानदान है इनके इवन चश्मो चिराग भी जितने भी हैं उन्होंने भी इस मुल्क को बहुत ज़्यादा लूटा है। मज़ीद तफ़सीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ना सिर्फ इनके बच्चों ने लूटा है बल्कि इनके दमादों और समधियों ने भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और जगह जगह पे कहानियाँ हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि होश उड़ जाएँ। खरबों रुपए के घपले हैं इसके अंदर। जो SGD वो प्रोजेक्ट था जिसमें UN ने मुख्तलिफ अक़वाम के लिए कुछ टारगेट मुकर्रर किए थे, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से। जो पिसा हुआ तबका है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, इनको तालीम और सेहत की सहूलियात के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए वो पैसा वहाँ लगाया जाना था। इन्होंने SGD के जो खरबों रुपए थे उसको अपने हलके के उम्मीदवारों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किया। इनके कहने पे जो मुख्तलिफ स्कीमों के लिए टेक्निकली जो है ना जो पैसे दिए जाते थे, एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही शेख आफ्ताब कर रहे थे। इस कमेटी में कैप्टन सफदर दमाद और सऊद मजीद भी शामिल थे। इन्होंने खरबों रुपया बांटा मुख्तलिफ MNAs की रिकमेंडेशंस पर। उन्होंने क्या क्या किया, किस किस तरीके से इस मुल्क को लूटा, आप सोच भी नहीं सकते। किसी को पता भी ना चले और खरबों रुपये तकसीम हो गया। इसकी तहकीकात हों तो पता चले कि उन्होंने कमिश्नर्स के कहने पर पैसे लगाए हैं या MPAs और MNAs के कहने पर पैसे लगाए हैं। वो पैसे आए मरकज़ से सूबों से डिवीज़न्स में, और डिवीज़न्स के कमिश्नर्स ने इन प्रोजेक्ट्स को जो इनके MNA और MPA ने दिए थे इन पर खर्च कर दिया जो है ना। जबकि ये पैसा SDGs के लिए ख़र्च होना था। सिर्फ 30 से 35 अरब रुपए एक कमेटी मेंबर के हलके में लगा है, जिसको दमाद अव्वल कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की PSTP कहने को तो एहसन इकबाल के ज़ेर साया काम करती थी, मगर हकीकत में इसको ताहयात नाअहल शहनशाह आज़म नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर मिलकर बनाते थे ताकि ये मामलात घर में रहें कि किस MNA को पुल देना है, किसको अंडरपास देना है, किसको कितनी सड़क देनी है। मसलन सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को जो नवाजा गया है, पहले इन्हें ज़मीनें दी, फिर इन ज़मीनों के ऊपर से CPAC की सड़क गुजार दी गई। ये वो ईमानी क़ुव्वत है जिसने मौलाना फजलुर रहमान को बिकने पर मजबूर किए रखा और वो 5 साल नून लीग के साथ जुड़े रहे। ये वो हकीकतन सियासी क़ुव्वत है जिसने मौलाना को हिलने नहीं दिया। मौलाना अब इन ज़मीनों पर आने वाली नस्लों के लिए गन्ने बीजेंगे, गंदम चावल उगाएंगे, दालें और दूसरी हरियाली की काम होंगे। दरमियान में CPAC की रोड होगी जिस पर मौलाना के फराटे भरती लैंड क्रूजरें फराटे भरती हुई जाएंगी। ये वो ईमानी क़ुव्वत है जिसने इनको नवाज़ शरीफ के साथ जोड़े रखा। दूसरे दमाद बड़े बड़े फ़नकार आए जनाब, लाहौर के प्लाज़ों से बच्चर खानों की ठेके तक उन्होंने नहीं छोड़े, जिसके पीछे अब नैब है। अली इमरान आपको पता है बड़े बड़े कारनामे देखे वो बार बार गए हैं। तीसरे दमाद हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ जिन्होंने ज़्यादती की, वह आप सोच भी नहीं सकते कि क्या उन्होंने किया। अली डार जो इनके दमाद हैं उसके ऊपर अगर आप उनके कारनामों के ऊपर और बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसहाक डार का रूहानियत और अखलाकियात से ताल्लुक़ आप सोच भी नहीं सकते। इसहाक डार तो तौबा नाउज़ बिल्ला रूहानियत के नाम पर लूटते थे। लोगों को कहता था बरी अमाम जाएँ वहाँ दुआ कर लें, समझे मसला हल हो जाएगा। वो बरी इमाम सरकार के दरबार पर दुआ करने के लिए नहीं कहता था, बल्कि बरी इमाम के पास एक घर था जहाँ पर लोग जाकर करोड़ों रुपए देकर FBR से जान छुड़वाते थे और वजारत ख़जाना के ख़जानों से मुस्तफ़ीद होते थे और डीलें करते थे। इस्लामाबाद का बच्चा बच्चा गवाह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की दाएँ और बाएँ खड़े होने वाले भी इसहाक डार के हाथों लुटने से न बच सके। सलामियाँ देकर इनकी जानें बची। अब डार वतन वापस आए या ना आए, जो औने पौने दुबई के असासे बेचकर लंदन के बहुत बड़े महल में रह रहा है। इस फ्राडी ने आपको मैं क्या बताऊं कि लंदन में दुकानदारी शुरू की हुई है। इसकी अखलाकियात का हाल ये है कि इसमें इतनी बेगैरती और बेशर्मी है कि वो सरकारी पैसे से गंदी गंदी दवाइयाँ ख़रीदता था और पार्टी की बेवा रुकनों से शादियाँ भी की उसने। अब वो लोगों को कहते हैं कि जी बेवा से की थी, तैयार हो जाओ। मेरे ख्याल से इसहाक डार, मारवी मेमन रोज़ाना धमकियां तो देती हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन देखो अब वो कब
پول کھولتی ہیں یا وہ پھر فائدے اٹھا رہی ہیں وہ. یہ تو آفیشیل شادی کی بات تھی. ان آفیشیل بھی بہت ہیں. یہ ان کی اخلاقیات ہیں, یہ تو ان کی گندگی ہے. داماد بھی لوٹتے رہے, بیٹیاں بھی لوٹتی رہیں, سمدھی بھی لوٹتے رہے اور یہ خود بھی لوٹتے رہے, پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. یہ اللہ کی مار ہے اور تو کچھ بھی نہیں. لیکن لیگی لیڈروں اور وزراء کی وارداتیں, کرپشن کا بادشاہ تو صرف اسحاق ڈار ہے. اس جیسی کرپشن کسی نے نہیں کی, مگر دوسرے نمبر کے اوپر انتہا کرنے والے خارجہ اور واٹر اینڈ پاور سے تاحیات نااہل ہونے والے خواجہ آصف اور عابد شیر علی ہیں, جنہوں نے پورے خاندانوں کے پاور پلانٹس لگوائے, شریفوں کے بھی اور ان کے دوستوں کے بھی اور ان کے سمدھیوں کے بھی اور پتہ نہیں کس کس کے. تیسرے نمبر پر کشمیر افیئرز کی منسٹری رہی. برجیز طاہر گلگت اور کشمیر عوام کے خون پسینے کی کمائی اس شخص نے لوٹی ہے. چوتھے نمبر پر ایک گورنر KP کے تھے جس کو فوج نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی جان پلیز آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں, اور پھر ان کو PIA میں لگا دیا گیا. مہتاب عباسی, انہوں نے وہاں ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو لگانے کا کروڑوں روپے لیا. ان کی جگہ جو گورنر لگایا گیا ظفر اقبال جھگڑا, وہ تو ایک جہاز کی ٹکٹ پر بک جاتے تھے. انہوں نے سوچا کہ قبر میں تو جان لاتے جو ہے نا جتنی پھنسی ہوئی ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں, بہرحال فی الحال اپنا کام کر لیں. خواجہ سعد رفیق ذرا ریلوے کا آڈٹ ہو لینے دیں. ریلوے نے جو سب سے بڑی پرچیزنگ کی ہے, جس کو ریلوے انجن لوکوموٹیو کہتے ہیں, پہلے اس نے شور مچایا کہ یہ ڈیل پرانی حکومت نے ٹھیک نہیں کی. پھر اس ٹھیکیدار نے گن کر 3 دفعہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا چکر لگایا تو وہ لوکوموٹیوز ایلیجیبل ہو گئے. اب پتہ نہیں اس ٹھیکیدار نے کیا کیا ان کے ساتھ, جس کے بارے میں سعد رفیق خود کہتے تھے کہ یہ آن ریکارڈ ہے. منٹس آف میٹنگ میں پہلے وزیر موصوف اس ڈیل میں کرپشن کی نشاندہی کرتے رہے. یہ تو ایسے کرپٹ ہیں کہ ایک دکان الاٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے پیسے جو ہے نا لینے سے باز نہیں آئے. کساد بازاری سب نے کی, ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. ان لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کرپشنیں کی ہیں کہ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں, پریشان ہو جائیں. آپ اپنا منہ چھپا لیں کہ یار یہ وہ حکمران ہیں اس ملک کے جنہوں نے اس عوام کے ساتھ, ان کے پیسے کے ساتھ, اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ڈیل کیا. اسی وجہ سے آج اس پوری قوم کا یہ حال ہے. اربوں ڈالر کی ہم مقروض ہیں. پیدا ہونے والا ہر بچہ جو اس ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے کیوں نکالا. اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو پوچھے گا. جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں, سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.